नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि मैं कोई से भी रजिस्टर्ड इंसान नहीं हूँ। इस चैनल पर दिखाए गए हुए जितने भी स्टॉक्स हैं वो सब सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पज़ से आपको बताए जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि निफ्टी फिफ्टी का हाल कैसा है वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि अभी फ़िलहाल जो है काफ़ी बज़ चल रहा है कि डाटा सेंटर स्टॉक्स के बारे में। जैसे अनंतराज हो गया, इसके तो बहुत ज़्यादा चर्चा है। अनंतराज का हो गया, रेलटेल हो गया, लार्सन एंड टुब्रो हो गया, ये सब जो कंपनियां हैं, रिलायंस हो गया, ये सब जो कंपनियां हैं इसके बारे में, डाटा सेंटर के बारे में बहुत तेज़ी से आप देखेंगे सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें कर रही है। लेकिन आप लोगों को ये जान के आश्चर्य होगा कि डाटा सेंटर जो बिजनेस में जो अभी बताया जा रहा है उसमें इंडिया कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ये सब चीज़ें जो है आज की इस वीडियो में देखेंगे। और पर्सनली एक दर्शक जो है हमारे, वो एक क्वेश्चन पूछे थे, उसका आंसर भी आज के इस वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ही सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई सारी खबरें और आपको एक अच्छे इन्वेस्टर बनाने की सारे गुण जो हैं इस चैनल पे आपको दिए जाएंगे। तो इस चैनल को ज़रूर से ही सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो का ये काम। तो वीडियो जो है हम शुरू करते हैं, तो हर रोज़ जो है हम अपने निफ्टी 50 के हाल से शुरू करते हैं। अब जो है देखिए, जिस तरह से कल फेड जो है, जेरोम पावल जो है उनके चीफ, जिस तरह से रेट कट किए हैं 25 बेसिस पॉइंट का, यानी 0.25% जो कम किए हैं, अपना बैंक का इंटरेस्ट जो कम किए हैं, उससे जो हमारा बाजार है पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन में आप देखे होंगे लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि हर कोई अब सोच रहा था कि आने वाले समय में रेट कट होगा ही होगा। तो रेट कट होने की इतनी ज़्यादा संभावना हो गई थी, उसके बाद से लगातार आप देखिए 7-8 ट्रेडिंग सेशन में हमारा निफ्टी 50 लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुका, 25,000 को छूने के लिए पहुंच चुका है। लेकिन अब देखिए, अब धीरे धीरे एक रेड कैंडल बन रहा है, वो भी हैमर टाइप का बन रहा है, और मुझे लगता है कि यहाँ से वो नीचे आने की संभावना ही है, क्योंकि रेड कैंडल बनने के बाद मार्केट वहाँ से चेंज होने की संभावना होती है हमेशा। तो यहाँ से मार्केट चेंज होगा, वो देखने की बात होगा। दूसरी तरफ इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए आप देखिएगा इंडिया विक्स जो है अभी 1 डिजिट पे आ गया है। यहाँ पे अगर देखिएगा इंडिया विक्स को, अगर देखिएगा तो ये भी उसको कंफर्म कर रहा है कि भाई, तो हम तो भाई सबसे नीचे पे आ गए हैं। तो हर कोई अब वॉलेटिलिटी को एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से देखिए लगभग 5 सालों में सबसे निचले दौर पे वॉलेटिलिटी इंडेक्स आ गया है, यानी यहाँ से तो ऊपर जाने की संभावना है। वॉलेटिलिटी यानी वोलेटाइल होगा मार्केट, कुछ बड़ा होने वाला है। तो अगर थोड़ा भी अगर कुछ होता है तो मार्केट को बहुत ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ये तो खबर आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन 9.8 का मतलब यही हुआ कि मार्केट में अभी कुछ भी लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यही समय होता है कि मार्केट में कुछ ना कुछ खराब या अच्छा होने का, यानी जिससे वॉलेटिलिटी बढ़ेगा स्टॉक्स में या फिर निफ्टी में। तो वो आपको देखने वाली बात होगी, ठीक है। तो वो लोग आप सोच के चलिए। दूसरी बात ये है कि अभी जो है जेफरी ने अपने मेन मुद्दा पे आते हैं, जहाँ पे जेफरी ने बोला है कि इंडिया का डेटा सेंटर जो है 5x हो जाएगा 5 साल में। समझ लीजिए, यहाँ से 5 गुना डाटा सेंटर। तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं और हमारे जो ट्विटर के वॉरियर हैं और फिर जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो सब जो है जो डाटा सेंटर की स्टोरी को बहुत ज़्यादा तेज़ी से चला रहे हैं, ठीक है। तो डाटा सेंटर में आप देखेंगे कि अनंतराज में काफ़ी अच्छा एक रैली हुई थी। आप देखिए उसके स्टॉक में भी देखिएगा, अनंतराज में देखिए, जहाँ तक हम जान रहे हैं कि अनंतराज में एक अच्छा खासा, क्योंकि ये कंपनी थी, ये आईटी पार्क इस तरह की बनाती थी पहले, मतलब कि ये रियल एस्टेट की कंपनियाँ थी। देखिए डाटा सेंटर का जो प्ले शुरू हुआ था, भाई कुछ बनाए न बनाए, लेकिन
देखिए यहाँ से 2022 में 60 से लगभग 10 गुना हो गया, समझिए 10 गुना 12 गुना हो गया। लेकिन अब जो है वहाँ से लगभग यानी 900 से लगभग 30% के आसपास, 30-40% के आसपास ये इसका स्टॉक नीचे गिर चुका है। तो इस तरह से हर किसी स्टॉक को पुश कर किया जाएगा। इसमें अब देखिएगा जो काफ़ी अच्छा इसमें एक मोमेंटम भी आया था। अनंतराज हो गया, और देखिए अनंतराज हो गया, और रिलायंस हो गया, एबीबी इंडिया हो गया, अंबानी एंटरप्राइजेज, ये जो डाटा सेंटर की जो मुख्य प्ले है उसमें काफ़ी अच्छा ये लोग स्टॉक किया था। लेकिन अब जो है अगर देखने वाली बात है, जैसा कि जेफरी ने बोला है कि कि इंडिया में डाटा सेंटर 5x हो जाएगा अभी से 5 गुना, जिसमें उन्होंने बोला है कि अभी फ़िलहाल जो है 1.7 गीगावाट का अभी कैपेसिटी है इंडिया के पास 2025 में, जो कि बढ़ के 8.1 गीगावाट 2030 तक हो जाएगा, लगभग 5x हो जाएगा। और 30 बिलियन यहाँ पे देखिए, 30 बिलियन यूएस डॉलर का इंडिया को इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी जो बोला गया है, वहाँ देखिए भारतीय एयरटेल है, रिलायंस है, और एडीई है या अदानी कनेक्ट्स जो है वो 35 से 40% डाटा कैपेसिटी रखेगी। तो आप लोग आराम से सोचिएगा कि भाई 5x होगा, तो यानी इस सब में जो है एक ग्रोथ का पोटेंशियल होगा। तो देखिए डाटा सेंटर के लिए 4-5 चीज़ों की ज़रूरत होती है। डाटा सेंटर मतलब क्या होता है कि वहाँ पे जो एआई के आने के बाद जो है कि डाटा का वैल्यू हो जाएगा। तो डाटा जो है स्टोर होगा ऐसे ऐसे जगहों पे, ठीक है। तो उसके लिए पहले आपको रियल एस्टेट यानी बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसमें रैक डालना पड़ेगा बहुत सारा, उसमें आपको एल्युमिनियम वाली रैक होगी या स्टील वाली लॉक होगी, तो इसका खर्चा होगा। रियल एस्टेट बूम करेगा। इलेक्ट्रिक पावर है तो एबीबी इंडिया या फिर जो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सप्लाई करता है, ये सब अच्छा होगा। दूसरा है कि लास्ट है कूलिंग के लिए आप सोचें वोल्टाज है, ब्लू स्टार है, तो ये सब जो कंपनियां हैं ये सब इससे फायदे करेगी। तो अब देखिए 5x बोलने का तो ये तो है, लेकिन अब एक ही समझने वाली बात है कि आखिर डाटा सेंटर यहाँ पे चलेगा क्यों नहीं। डाटा सेंटर नहीं चलने का सबसे बड़ा देखिए, क्योंकि इंडिया है हॉट क्लाइमेट, ठीक है। आप जितनी भी बड़ी कंपनियां देखिएगा, जैसे गूगल हो गया या माइक्रोसॉफ्ट हो गया या फिर टेस्ला हो गया, वो सब अपना डाटा सेंटर जो है स्कैंडिनेवियन कंट्री यानी आइसलैंड, पोलैंड, नॉर्वे, ये सब में डालना चाहती है। क्योंकि वहाँ पे डाटा सेंटर में सबसे बड़ा खर्चा है, तो पहले रियल एस्टेट तो सब जगह सेम ही है, उसके बाद खर्चा होगा बिजली का। तो बिजली अगर आप खरीद के यानी नॉन रिन्यूएबल पावर से बनाइएगा तो एक्चुअली डाटा सेंटर का कॉस्ट बढ़ जाएगा। और ये सब कंट्री जो है आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में है, वहाँ पे बहुत सारा हाइड्रो पावर है। और वहाँ पे आप देखिएगा कि नॉर्वे में बहुत विंड पावर जो है बहुत ज़्यादा है। तो एक्चुअली में वहाँ पे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत सस्ते में मिल जाती है। और दूसरा बात है कि वो एक कोल्ड क्लाइमेट है। डाटा सेंटर में जैसे ही डाटा का प्रोसेसिंग होगा तो मशीन क्या हो जाएगा, वो हीट हो जाएगा। अगर उसको हीट करने के लिए भी, उसको कोल्ड करने के लिए अगर यहाँ पे इंडिया में अगर डाटा सेंटर लगाया जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा ठंडा करने के लिए आपको कूलिंग इक्विपमेंट निकालना है, उसमें अलग से बिजली खर्चा होगा। तो ये सब चीज़ें बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो है शिफ्ट हो रही हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री में, यानी नॉर्वे हो गया, आइसलैंड हो गया, फिनलैंड हो गया, इस सब में शिफ्ट कर रही है। तो ये सब चीज़ें आप देख के अब लगता है कि इंडिया में डाटा सेंटर सिर्फ जो है अभी फ़िलहाल एक हवा जिसको बोलते हैं ना, वो क्रिएट किया जा रहा है कि भाई डाटा सेंटर अगले 5 साल में 5 गुना होगा, तो आप लोग इसमें पैसा लगाइए। अनंतराज हो गया और इसके जो इतने डाटा सेंटर एंसिलरी हो गए, जैसे कूलिंग के लिए वोल्टाज हो गया या फिर ब्लू स्टार हो गया, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के लिए बहुत सारी ये कंपनियां हैवेल्स है, एबीबी इंडिया है, पॉलीकैब है, इस सब में निवेश करने के लिए बोला जा रहा है। तो एक चीज़ है कि अगर आप डाटा सेंटर का प्ले कर रहे हैं तो जिसमें लगभग 3 कंपनियां हैं इंडिया की तरफ से, जो भारतीय एयरटेल हो गया या फिर रिलायंस हो गया और अदानी हो गया, ये 30 से 40%। बाकी जो छोटी छोटी कंपनियां हैं इस सब का भी आप देखिएगा कि मार्केट में इतना ज़्यादा इन लोग का हवा क्रिएट किया जाए कि भाई कि ये तो बस कुछ अलग ही कर रहा है। लेकिन इंडिया को ये सब चीज़ों में उतना ध्यान नहीं देना चाहिए था।
ध्यान अगर देना है तो एआई की तरफ दे, कि जैसे कि एआई आएगा, जिससे एआई आने से क्या हो जाएगा कि सर्विस एक है, तो सर्विस हो जाने के बाद आपको पैसा ज़्यादा, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और रिटर्न बहुत कम है। अगर आप एआई की तरफ जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट कम है, उसके बाद वो जो है कंपाउंडिंग करेगा एआई, ठीक है। मतलब एआई में आ जाने के, जैसे यूएसए है, यूएसए हमेशा एआई में काम करेगा और डेटा सेंटर जो है अपने छोटे छोटे कंट्री जो हैं भाई भेज देगा। अफ्रीका वाले को आप कर लीजिए डेटा सेंटर 4 लगा लीजिए, इंडिया को बोल देगा 4 लगा लीजिए, बांग्लादेश को लगा देगा। तो ये सब अगर इंडिया को अगर ग्रोथ करना है तो उसको एआई में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ना कि डेटा सेंटर में। तो आप लोग भी ये समझ लीजिए कि डेटा सेंटर के लिए हमेशा पहली चीज़ें आपको समझना होगा कि लो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और कूलिंग चाहिए। ये 2 चीज़ बहुत प्राइमरी ज़रूरत है, और इसमें अगर जो कोई भी सबसे कम में अवेलेबल कर रहा है तो फाइनली कंट्री वहीं ही जाएगी जहाँ पे ये दोनों चीज़ अवेलेबल है। बाकी तो आप देख लीजिए। और मेरा एक दर्शक है, उन्होंने जो मेरा एक पिछला वीडियो था उसमें तीरथ गोपीनाथ के नाम, तीरथ TREETH गोपी हाँ, ये तो मेरा एक दर्शक है, उन्होंने पूछा है कि क्या तीरथ गोपीकॉन में निकल जाना चाहिए। भैया सबसे बड़ी बात है कि तीरथ गोपीकॉन में जो आप फंसे हैं अभी आपको निकलने का तो मौका ही नहीं देगा, क्योंकि जिस तरह से लोअर सर्किट लग रहा है TREETH, यहाँ पे देखिए क्या था स्पेलिंग, TEE, हाँ यहाँ पे देखिए तीरथ गोपीकॉन में। तो अगर इसमें लोअर सर्किट लगता है, इसका भी बहुत ज़्यादा चर्चा था सोशल मीडिया पे। देखिएगा कि हर कोई भाई हमको इतना पैसा, तीरथ गोपीकॉन ये ऑर्डर आ रहा है, वो ऑर्डर आ रहा है, इतना ज़्यादा इसमें यहाँ पे ऑर्डर आ रहा था जैसे लग रहा है कि ये तो कुछ अलग ही टाइप की कंपनी कब बनेगी। लेकिन क्या हुआ कि एक बार ऑर्डर बुक फेल हुआ, उसके बाद जो है लगातार ये देखिए अपने हाई से नीचे की तरफ मूव करते जा रहा है। तो एक्चुअली में अगर कहीं भी इस यहाँ से निकलने का चांस मिलता है तो आप निकलने का सोच सकते हैं, क्योंकि इसका रिवाइवल तो बहुत मुश्किल है। देखिए हम कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको ये सोच लेना होगा, अपने आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर उनसे बात कर लेना होगा। लेकिन अगर हम आपके जगह पे होते हैं तो अगर थोड़ा सा भी मौका मिलता तो हम यहाँ से निकलने का प्रयास करते, क्योंकि इसका अभी फ़िलहाल रिवाइवल तो बहुत मुश्किल है। अगर इसके पास, क्योंकि एक बार कंपनी में फ्रॉड आ जाता है ना, कंपनी के जो मैनेजमेंट पे फ्रॉड का अगर कालिख लग जाता है तो ऐसे मैनेजमेंट से दूर ही रहना, क्योंकि वो मैनेजमेंट कभी भी आपको पैसा बना के नहीं देगी। तो ये तो थी जो हमारे दर्शक हैं तीरथ गोपीकॉन के, वो पूछे थे तो उनका जवाब मिल गया। और अगर मेरा ये चैनल आपको अच्छा लगता है और ये मेरी बातें भी आपको अच्छी लगती है तो इस चैनल को ज़रूर ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।